हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके लिए नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। आज इस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है पार्किंग और ये 2023 में ही रिलीज़ हुई है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरह इंसान अपनी ईगो के हाथों मजबूर होकर किस तरह इंसान से राक्षस बन जाता है और किस तरह वो बगैर सोचे समझे गलत फैसले कर लेते हैं। तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि ईश्वर नाम का एक लड़का नया अपार्टमेंट विजिट कर रहा होता है। साथ ही साथ वो अपार्टमेंट की पिक्चर्स लेके अपनी वाइफ को भेज रहा होता है और वाइफ से डिस्कशन करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाएंगे। लिहाजा कुछ दिनों के बाद वो अपना सामान लेके इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाते हैं। ईश्वर अपनी वाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होता है क्योंकि उसकी वाइफ 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। साथ ही वो अपनी वाइफ को ये भी बता रहा होता है कि नीचे वाले घर में एजेंट ने बताया था कि एक फैमिली रहती है, तो चलो जाके उसके साथ मीटिंग करके आते हैं। वो नीचे वाली फैमिली से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। नीचे वाले घर में अलम प्रथी नाम के एक बुजुर्ग इंसान अपनी फैमिली के साथ रहते होते हैं। इनकी फैमिली में उनकी एक बेटी और वाइफ शामिल है। पूरी फैमिली बहुत खुशी से इन दोनों का वेलकम करती है और उनसे बहुत ज़्यादा इज्जत से पेश आती है। यहाँ अंकल काफ़ी ज़्यादा सवालात ईश्वर से पूछते हैं, जैसे कि वो कहाँ से आया है और क्या करता है, जिस पे ईश्वर जवाब देता है कि वो चेन्नई का ही है और यहाँ पे वो लोकल आईटी फर्म में काम करता है। इस घर में शिफ्ट होने का मकसद भी यही है कि इसका ऑफिस इस घर से काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ता है, लिहाजा वो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट कर गए। अंकल अपने बारे में बताते हैं कि वो यहाँ लोकल पंचायत में सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब पर काम करते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि इस एरिया में उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर ईश्वर कहीं भी उनका नाम लेगा तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी तरफ अंकल की वाइफ और बेटी भी अधिका के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और वो अधिका से काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं, जैसे कि वो क्या करती है और वो कितने मंथ्स की प्रेग्नेंट है, जिस पर अधिका उनको बताती है कि वो सीनियर प्रोफेसर के तौर पे काम करती है और प्रेगनेंसी की वजह से आजकल के दिनों में उसने छुट्टी ली हुई है और वो 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। साथ ही अंकल की वाइफ और उनकी बेटी अधिका को न्यू आने वाले बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं भी देती हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि अधिका और ईश्वर ने अपने घर से भाग के शादी की होती है, जिसकी वजह से अधिका की फैमिली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और यही वजह होती है कि अधिका काफ़ी ज़्यादा उदास भी होती है। इस पे ईश्वर उसको दिलासा देते हुए कहता है कि एक दफ़ा हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली हमसे राज़ी हो जाएगी, तो ज़्यादा परेशान ना हो। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जब ईश्वर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो वो अंकल से मिलता है और अंकल जिस पे उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास भी बाइक लाजमी होना चाहिए ताकि तुम्हारी अपनी पर्सनल कन्वेंस हो और मुश्किल आने पर तुम उसको यूज़ कर सको। जिस पे ईश्वर जवाब देता है कि वो हमेशा से ही कंपनी कैब बुक करके चला जाता है, जिसकी वजह से उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके पास अपनी पर्सनल कन्वेंस भी हो, और ये कह के वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अंकल से मिलने के लिए उनका साला आ जाता है, जो कि अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट उसको दिला दें ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। जिस पे अंकल जवाब देते हैं कि अगर तुमने सही से फॉर्म फिल किया होता, टेंडर भरा होता तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। यहाँ हमें इस सीन में ये दिखाया गया है कि अंकल अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अंकल की बेटी और वाइफ ईश्वर के घर का विजिट करते हैं और वहाँ पे मौजूद सामान से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा देख के खुश भी होते हैं। अंकल की वाइफ घर वापस आके अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है कि देखें हमारे पड़ोस में जो लोग आए उनके पास ज़रूरत की हर चीज़ है, जबकि हमारे घर मौजूद हर सामान डैमेज हो चुका है और आप वही सामान रिपेयर करके हमें दोबारा दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एक दिन ईश्वर अपनी वाइफ को चेकअप कराने के लिए कैब बुक करता है, लेकिन कैब वाला टाइम पे नहीं आता क्योंकि उसका गाड़ी का टायर पंचर हो चुका होता है, तो मजबूरन ईश्वर को अपनी वाइफ को रिक्शे के अंदर ही लेके जाना पड़ता है। डॉक्टर चेक करने के बाद ईश्वर को सजेस्ट करती है कि अब से तुमने अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसके बाद ईश्वर डिसाइड कर लेता है कि वो नई गाड़ी ले लेगा और कुछ दिनों बाद वो शोरूम में जाके नई गाड़ी किस्तों पर ले लेते हैं और वो गाड़ी लेके घर आते हैं और अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने नई गाड़ी ली है तो आप अपना बाइक साइड पे खड़ा कर दें ताकि वो अपनी गाड़ी को अंदर कर सकें। अगली सुबह जब अंकल ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो मोहल्ले के लोग उनको बहुत ज़्यादा नई गाड़ी लेने पे मुबारकबाद दे रहे होते हैं। मोहल्ले का धोबी लोगों को बताता है कि ये गाड़ी इनकी नहीं बल्कि इनके ऊपर वाले फ्लोर पे आए हुए नए लोगों की है, और साथ मजाक भी उड़ाता है कि इन जैसे कंजूस लोग नई गाड़ी कभी नहीं ले सकते। शाम को जब अंकल अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो वो ईश्वर को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने अपनी बाइक अंदर करनी है लेकिन तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल रास्ते में खड़ी हुई है, तो नीचे आके अपनी गाड़ी साइड पे करो ताकि मैं अंदर आ सकूं।
ईश्वर गाड़ी को साइड पे करता है और अंकल से माफ़ी भी मांगता है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा और गाड़ी को साइड पे ही लगाएगा ताकि आइंदा से उनको कभी भी इनसे प्रॉब्लम ना हो सके। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए एक लड़का रखा होता है जो कि काफ़ी अजीब सा होता है और अंकल को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो अंकल से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी कर चुका होता है और अंकल की एक जवान बेटी भी होती है जिसकी वजह से अंकल इस लड़के के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन शाम को जब अंकल अपने ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपना बाइक अंदर पार्क करते हैं। बाइक पार्क करते हुए उनसे गलती से ईश्वर की गाड़ी पे एक मार्क लग जाता है और अगले दिन ईश्वर का नौकर उसको बताता है कि गाड़ी पे एक स्क्रैच है। ईश्वर गाड़ी का स्क्रैच देखता है और अंकल को बुलाता है और अंकल को बताता है कि शायद ये स्क्रैच आपसे गलती से लग गया, जिस पे अंकल जवाब देते हैं कि ये स्क्रैच उनसे नहीं लग सकता, शायद कोई रात को बाहर से आके स्क्रैच मार गया। जिस पर ईश्वर अंकल को उसकी मोटरसाइकिल पे लगे हुए अपनी गाड़ी का पेंट दिखाता है, जिसको देख के पता चल रहा होता है कि अंकल से ही गलती से मोटरसाइकिल ईश्वर की गाड़ी पे लग गई थी। ईश्वर अंकल को कहता है कि आज के लिए ठीक है, लेकिन आइंदा आपने ऐसी गलती नहीं करनी, और वो ये बात काफ़ी रूड बिहेवियर में कहता है, जिस पर अंकल को काफ़ी गुस्सा आता है। और ये पहला मौका होता है जब अंकल और ईश्वर गाड़ी की पार्किंग पर उलझ पड़ते हैं और अंकल कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी के आने के बाद ही सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए और अगर उसको कोई मसला है तो वो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर सकता है। और इस बात पे दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। शाम को जब ईश्वर अपने ऑफिस से वापस आता है तो उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि शायद उसने सुबह अंकल से गलत लहजे में बात की थी, लिहाजा वो अंकल से मिलकर सॉरी करता है और उनको अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करता है। ड्रिंक करते हुए ईश्वर अंकल को बताता है कि उसने ये गाड़ी इसलिए लिया ताकि वो अपनी वाइफ को हर तरह का कंफर्ट दे सके, जिस पे अंकल जवाब देते हैं कि तुम अभी यंग हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेंगी, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, उसकी पढ़ाई पे खर्चा आएगा और उसकी शादी के लिए जब तुम्हें पैसे जोड़ने पड़ेंगे तो तुम इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अंकल ईश्वर को कहते हैं कि वो भी ये इस तरह की गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, जिस पे ईश्वर जवाब देता है कि शादी सिंपलिसिटी के साथ भी की जा सकती है और शादी पे इतना खर्चा करना भी नहीं चाहिए। यहाँ एज गैप होने की वजह से अंकल ईश्वर की बात को समझ नहीं पाते और गुस्से में खड़े हो जाते हैं और ईश्वर को कहते हैं कि जिस तरह तुम लोगों ने भाग के शादी की उस तरह हर कोई भाग के शादी नहीं कर सकता, हमने अपनी बेटी की शादी समाज के बनाए हुए नियम के हिसाब से करनी है। और साथ उसे ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, लिहाजा तुम मुझे ज्ञान मत दो। और वो गुस्से में जब घर आते हैं तो अपने वाइफ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगले दिन जब अंकल ने ऑफिस जाना होता है तो वो देखते हैं कि ईश्वर की गाड़ी रास्ते में लगी हुई है। अंकल ऊपर जाके ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अगर 2 मिनट के लिए तुम नीचे आके गाड़ी साइड पे कर लोगे तो वो ऑफिस टाइम पे पहुंच जाएंगे। इस पे ईश्वर उनको बताता है कि वो खाना खा रहा है, आप 2 मिनट वेट करें, मैं नीचे आके आपको गाड़ी साइड पे कर दूंगा। लेकिन अंकल उससे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जिस पे गुस्से पर आके ईश्वर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। और अंकल भी गुस्से में जब नीचे उतारे होते हैं तो वो देखते हैं कि ईश्वर का नौकर उनके घर में झांक रहा है, जिसमें अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पैदल ही अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ईश्वर की वाइफ उसको समझाती है कि तुमने गलत किया, नीचे जाके गाड़ी साइड पे करो ताकि अंकल अपने ऑफिस के लिए टाइम पे पहुंच जाए। जब ईश्वर नीचे जाता है तो उसका नौकर उसे बताता है कि अंकल पैदल ही ऑफिस के लिए निकल पड़े हैं। जब शाम को ईश्वर वापस आता है तो वो ये देखता है कि अंकल ने अपनी मोटरसाइकिल बिल्कुल बीच में खड़ी कर दी है। वो टाइम देखता है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, लिहाजा वो खुद से ही बाइक को साइड पे खड़ा कर देता है, लेकिन वो बाइक सही से नहीं खड़ी कर पाता, जिसकी वजह से बाइक गिर जाती है। अगले दिन जब अंकल सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बाइक गिरी हुई है तो वो गुस्से में ईश्वर के घर जाते हैं और ईश्वर को खींचते हुए अपने साथ लेकर आते नीचे और उसे दिखाते हैं कि उसने रात को उनकी बाइक गुस्से में गिरा दी, जिस पर ईश्वर कहता है कि उनसे उनकी बाइक गलती से गिर गई है और रात को मैं काफ़ी लेट आया था, इसलिए मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैंने खुद से ही आपकी बाइक साइड पे लगा दी। जिस पे अंकल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरे बाइक को मेरे बगैर पूछे हाथ भी कैसे लगाया, जिस पे दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और दोनों लड़ते लड़ते रह जाते हैं। और रात के वक्त मकान का ओनर दोनों से मिलने आता है और दोनों को समझाता है कि दोनों आपस में एडजस्ट करो, जिस पे अंकल कहते हैं कि वो पिछले 10 साल से अपना बाइक इस पार्किंग में खड़ा करते आ रहे हैं, लिहाजा वही इस पार्किंग में अपना बाइक खड़ा करेंगे और इसको अपनी गाड़ी कहीं और खड़ी करनी पड़ेगी। जिस पे मकान का ओनर कहता है कि पार्किंग गाड़ी के लिए होती है और गाड़ी ही पार्क होगी, आप अपने बाइक के साथ इस पार्किंग में एडजस्ट करें। ओनर की ये बात अंकल को बहुत बुरी लगती है, लिहाजा वो डिसाइड करते हैं कि वो भी अब गाड़ी खरीदेंगे। सो वो अगले दिन गाड़ी के शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। वो ईश्वर से भी महंगी और अच्छी गाड़ी खरीद के अपने घर ले आते हैं और ला के पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। शाम को जब ईश्वर वापस लौटता है तो वो देखता है कि अंकल की नई कार पार्किंग में लगी हुई है। अंकल का एटीट्यूड देखते हुए समझ आता है कि अंकल ने उसको तंग करने के लिए ही गाड़ी लिया और मजबूरन उसको गाड़ी अपनी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। वो घर आकर अपनी वाइफ से अंकल की इस हरकत के बारे में डिस्कस करता है, जिस पर उसकी वाइफ उसको काम डाउन करती है।
अगले दिन ईश्वर की गाड़ी बाहर खड़े होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है और ईश्वर ये देख के काफ़ी परेशान हो रहा होता है, जबकि अंकल खिड़की से ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ईश्वर परेशान है। अब रोज़ ही ऐसा होने लगा था कि अंकल की वजह से ईश्वर को अपनी गाड़ी बाहर गली में खड़ी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो अपने नेबर से रोज़ाना बेइज्जत होता था। एक दिन ईश्वर चालाकी से जल्दी छुट्टी लेके घर आ जाता है और अंकल के आने से पहले ही अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देता है और अंकल को अपनी गाड़ी बाहर गली में लगाना पड़ती है। अगले दिन अंकल भी ईश्वर की तरह जल्दी छुट्टी लेके आ जाते हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग स्पेस में ईश्वर से पहले लगा देते हैं। अब अगले दिन अंकल और ईश्वर दोनों ही कोशिश करते हैं कि वो पहले आके गाड़ी लगा दें, लिहाजा दोनों ही लंच ब्रेक में अपने ऑफिस से निकल पड़ते हैं गाड़ी को लगाने के लिए और दोनों ही इकट्ठे घर के बाहर पहुंच जाते हैं और ईश्वर बहुत तेज़ी से गाड़ी को घर के अंदर दाखिल कर देता है, जिस पर अंकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले कुछ दिन ईश्वर लोकल कैब से ही अपने ऑफिस जाया करता है, जिसकी वजह से अंकल अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते पार्किंग के अंदर और वो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक रात अंकल घर का वाटर पंप ख़राब कर देते हैं और वाटर मोटर रिपेयर करने के लिए ईश्वर को अपनी गाड़ी पार्किंग से हटानी ही पड़ती है, क्योंकि ईश्वर की गाड़ी के नीचे ही पानी की टंकी होती है। सो ईश्वर अपनी गाड़ी उठा के ऑफिस चला जाता है और अब अंकल की पार्किंग स्पेस खाली थी, लिहाजा अंकल गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग स्पेस की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक ईश्वर की गाड़ी आ जाती है और वो पार्किंग में दोबारा घुस जाती है, जिसका मतलब था कि ईश्वर ऑफिस में नहीं गया बल्कि गली में ही खड़े होकर मोटर के रिपेयर होने का इंतज़ार कर रहा था। ये देखकर अंकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में पत्थर उठा के ईश्वर की गाड़ी पे दे मारते हैं, जिसको देखने के बाद ईश्वर भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो अंकल से लड़ने के लिए बीच रोड पे आ जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और वो गुस्से में आकर अंकल को बीच रोड पे ही थप्पड़ दे मारता है, जिसकी वजह से अंकल अपनी काफ़ी इंसल्ट फील करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जब हाउस ओनर को इस बारे में पता चलता है तो वो ईश्वर को कॉल करके काफ़ी बुरा भला कहता है और साथ ही वो उसको ये कहता है कि तुम्हें अब मेरा घर खाली करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईश्वर लड़ाई की वजह से अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने बॉस से ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल का साला घर आके काफ़ी शोर करता है और वो अंकल से पूछता है कि मेरे होते हुए आपको किसने मारा है। साथ ही वो अंकल को केस करने की भी सजेशन देता है। अंकल की बेटी और वाइफ अंकल को रोकती है कि आप ऐसा ना करें, ईश्वर पे केस ना करें, लेकिन अंकल ईश्वर पे केस कर देते हैं और ईश्वर को लेने के लिए शाम को पुलिस उसके घर आ जाती है और ईश्वर को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस ईश्वर को बताती है कि उसके ख़िलाफ़ जो केस किया गया है वो अटेम्प्ट टू रेप का किया गया है और ईश्वर ने अंकल की बेटी की इज़्ज़त पे हाथ डाला है। अंकल की बेटी को बुलाया जाता है, जिस पे वो मजबूर हो जाती है बताने के लिए कि हाँ, ईश्वर ने ही उस पर रेप करने की कोशिश की है और वो ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अंकल ने उसको अपनी कसम दी होती है और अंकल ने ही उसे मजबूर किया होता है। जब अंकल की वाइफ को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करती है कि उसने अंकल के कहने पे ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अधिका अंकल से बात करने आती है और वो अंकल को कहती है कि आप क्या ऐसा सोच सकते हैं कि ईश्वर कभी ऐसा कर भी सकते हैं, जिस पे अंकल उनको इंसल्ट करके अपने घर से बाहर निकाल देता है। एक तरफ हम देखते हैं कि अंकल अपने घर में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईश्वर जेल में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगले दिन जब अपर्णा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अगले दिन पुलिस स्टेशन जाके अपना केस वापस ले लेती है, जिसके बाद ईश्वर जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो अंकल के साले से खूब लड़ता है और उसको खूब मारता है, क्योंकि उसी के कहने पे अंकल ने उसके ख़िलाफ़ केस किया होता है और वहाँ ईश्वर का हाउस ओनर भी आ जाता है और वो ये सब देख कर ईश्वर को घर खाली करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईश्वर की वाइफ ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो कोई और अपार्टमेंट देख ले, हम वहाँ जाके रहने लग जाएंगे, ये घर हम छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर इसके लिए राज़ी नहीं होता। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब भी अंकल अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं ईश्वर उनका पीछा करता है और उनके ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और वो रोज़ाना ही ऐसे करने लग जाता है जैसे वो अंकल पे नज़र रख रहा हो और उसके जहन में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल की बेटी और अंकल की वाइफ अंकल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं और वो अंकल से बात भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से अंकल काफ़ी परेशान होते हैं। अंकल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अधिका से माफ़ी मांगने के लिए अगले दिन सुबह उसके घर जाते हैं और उससे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये घर छोड़ दो, क्योंकि आप लोग इधर रहोगे तो मैं अपनी ईगो की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहूँगा। और अंकल ये कह के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुँचने पर उनको पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए ईश्वर वहाँ आया है, जिस पे वो ईश्वर को बिठा के समझाते हैं कि ये मेरा ऑफिस है और यहाँ किसी तरह का ड्रामा मैं नहीं चाहता। जिस पे ईश्वर जवाब देता है कि वो 4-5 दिनों से सोया नहीं है क्योंकि आपने उस पर झूठा केस किया था, लिहाजा अब वो इसका बदला लेगा। जिस पे अंकल जवाब देते हैं कि चुप करके यहाँ से निकल जाओ, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पे अगर तुम कोई भी पंगा करोगे तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जिस पे ईश्वर चुपचाप अपना सामान उठा के बाहर चला जाता है।
ईश्वर के जाने के बाद जब अंकल की नज़र डस्टबिन में पड़ती है तो वो देखते हैं कि डस्टबिन में एक एनवेलप है। जब अंकल एनवेलप उठा के देखते हैं तो वो देखते हैं कि एनवेलप में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और वो ये देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये पैसे ईश्वर ने ही रखे होते हैं। ईश्वर ने एंटी करप्शन ब्यूरो वालों को भी कॉल कर दी होती है और वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो ये बताते हैं कि उनको कंप्लेन मिली है कि आपने रिश्वत ली है, सो उनको अब आपके ऑफिस की चेकिंग करनी है। अंकल ने पहले ही बहुत चालाकी से सारे का सारा कैश पंखे के ऊपर छुपा दिया था और पावर कट होने की वजह से फ़ैन ऑफ था। जैसे ही पावर आती है फ़ैन चल पड़ता है और सारा का सारा कैश नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अंकल को एंटी करप्शन ब्यूरो वाले पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पे ईश्वर खड़ा देख रहा होता है। अंकल ईश्वर को देख के समझ आते हैं कि उनको फंसाने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर जब अपने घर वापस लौटता है तो उसकी वाइफ उसे पूछती है कि अंकल को पकड़वाने में क्या तुम्हारा ही हाथ है, जिस पे ईश्वर जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि अंकल ने उस पर झूठा केस बनवाया था और उसकी इज्जत ख़राब की थी, लिहाजा अब उसने अंकल पे झूठा केस बनाया और उनकी रिस्पेक्ट ख़राब की है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईश्वर की इस हरकत की वजह से अंकल काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में आके रात के वक्त ईश्वर की गाड़ी के टायर के नट ढीले कर आते हैं। अगले दिन सुबह ईश्वर अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जा रहा होता है और अंकल उनको गाड़ी पे बैठते हुए खिड़की से देख रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं रोकते। गाड़ी का टायर निकलने के बाद ईश्वर का और उसकी वाइफ का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट होता है और लकीली दोनों ही इस एक्सीडेंट में सेफ रहते हैं। दूसरी तरफ मैकेनिक ईश्वर को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारी गाड़ी के टायर के नट किसी ने ढीले कर दिए थे, इसी वजह से तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जिसको सुनने के बाद ईश्वर समझ आता है कि ये काम अंकल का ही है। ईश्वर गुस्से में घर वापस आता है और खूब गुस्से में अंकल की गाड़ी की तोड़ फोड़ करता है और उनकी गाड़ी का कांच भी तोड़ देता है। आंटी को ईश्वर बताता है कि उनकी गाड़ी के टायर के नट अंकल ने ही ढीले किए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और आज वो लोग मरते मरते बचे हैं। ये सुनने के बाद आंटी अंकल पे काफ़ी बोलती हैं और गुस्से में आके दोनों माँ बेटी घर छोड़ के चली जाती हैं। दूसरी तरफ अधिका भी अपना सामान पैक करती है और ईश्वर से रिक्वेस्ट करती है कि मैंने यहाँ नहीं रहना, लिहाजा तुम कोई और अपार्टमेंट देखो, हम वहाँ शिफ्ट कर जाएं। जिस पे ईश्वर राज़ी हो जाता है और ईश्वर अपने फ्रेंड से जाके मिलता है और उसकी सोसाइटी को विज़िट करता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो उसकी सोसाइटी में शिफ्ट कर जाएगा और वो ये बात बताने के लिए अंकल के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अधिका घर में अकेली होती है और उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके बेबी का वाटर बैग भी फट जाता है। इधर ईश्वर अंकल को बताता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है और अंकल को ये भी कहता है कि आप ये ना समझो कि मैं आपके डर की वजह से भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये घर इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में सुकून चाहिए, मुझे मेरी वाइफ के लिए सुकून चाहिए। अंकल गुस्से में आके बोतल पकड़ के ईश्वर के सर पे दे मारते हैं और ईश्वर बेहोश हो जाता है और अंकल ये इसलिए करते हैं क्योंकि अंकल को लगता होता है कि ईश्वर की वजह से ही उनकी फैमिली उनको छोड़ के गई है और अब वो अपनी फैमिली के सुकून के लिए घर छोड़ के जा रहा है, लिहाजा वो डिसाइड करते हैं कि वो ईश्वर को मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईश्वर की वाइफ ईश्वर को फ़ोन करती है और अंकल उसका फ़ोन उठा के उसकी बात सुन लेते हैं कि वो गिर चुकी है और उसका वाटर बैग भी फट चुका है। अंकल ये सुनने के बाद ईश्वर के घर की तरफ भागते हैं जहाँ वो ये देखते हैं कि ईश्वर की वाइफ बेहोश पड़ी है, लेकिन वो उसको इस हालत में भी छोड़ के वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईश्वर को होश आ चुका है। जब अंकल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ईश्वर वहाँ पे नहीं है, बल्कि ईश्वर को होश आ गया और ईश्वर गुस्से में हथौड़ी हाथ में लिए खड़ा होता है और वो अंकल पे हमला कर देता है, जिसके बाद अंकल काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है। अंकल ईश्वर को एक कमरे में बंद कर देते हैं। ईश्वर दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाता है और वो अंकल को मार मार के बेहोश कर देता है। ईश्वर अंकल का मोबाइल ओवन में रख देता है और ओवन के पास ही गैस के सिलेंडर का पाइप भी खोल देता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाता है और घर जाके वो ये देखता है कि अधिका वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो अधिका को कॉल करता है और कॉल एक नर्स उठाती है, जिस पे वो उसको बताती है कि अधिका इस वक्त हॉस्पिटल में और उसको हॉस्पिटल छोड़ने वाले उसके पापा हैं। असल में अंकल ने ही अधिका को अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल छोड़ा था और ये जानने के बाद ईश्वर दोबारा घर की तरफ भागता है और वहाँ जाके मेन पावर सप्लाई ऑफ कर देता है ताकि ओवन बंद हो जाए और आग लगने से अंकल को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अधिका ने बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया होता है, जबकि दूसरी तरफ ईश्वर जाके अंकल और अंकल की फैमिली से माफ़ी मांगता है और अंकल भी उससे माफ़ी मांगता है कि उन्होंने अपनी ईगो में आके ईश्वर के साथ बहुत गलत किया और मूवी का अख्ताम यहीं पे हो जाता है और फिल्म के आखिरी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि दोनों फैमिली ही घर छोड़ के चली जाती हैं। और ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। फिर से हाज़िर होंगे नई मूवी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।